इस तस्वीर को गौर से देखिए। कौन है ये? इजराइल ने इसकी फोटो जारी की। इसका नाम है यूनुस इश्तिया और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो पुलिस वेस्ट बैंक में है उसका मेंबर, इजराइल द्वारा ट्रेन। और कल जो नाब्लस पे गोली चली जिसमें इजरायली सोल्जर घायल हो गया, उसका मुख्य जो लीडर था वो यही था। और ये जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का जो पेनिट्रेशन है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में, इस समय इजरायली थर थर कांप रहे हैं। ये सच्चाई है। इसमें कम से कम 3 लेख आए हैं अलग अलग हिब्रू प्लेटफॉर्म्स में और इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। देखिए, पूरा जो एक नजरिया उभर के सामने आ रहा है बिल्कुल वो अलग है जो आपको बताया जा रहा है उससे। गाजा में आज इजराइल ने बमबारी की, लेकिन उसके साथ साथ राफा में क्या हुआ वो भी एक अलग कहानी है। फिर लेबानन, सीरिया, बहुत सारी ईरान, रशिया, यूक्रेन फ्रंट, पूरे विश्व में इस समय स्थितियां कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ घूम रही है। हालांकि गाजा में सफरिंग जारी है और उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस जारी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। I ask you in front of the soldiers to stop the work in my private land. I ask you again to stop the work here and leave. This is the 3rd time. In front of the soldier, I ask you politely to leave. As Americans, you should not be part of the problem. You should be part of the solution. Be ashamed. Don't touch our land. इसमें ये वेस्ट बैंक का वीडियो है। कुछ अमेरिकन इजरायली सेटलर्स की मदद करने, यानी जो वो फिलिस्तीनी गांवों पे हमला कर रहे हैं, वहां से आ गए। और ये आदमी फिलिस्तीनी चिल्ला रहा है और इंग्लिश में बोल रहा है, कह रहा है कि गेट अवे फ्रॉम माई लैंड। और इसी से जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है कि 72 रेजिस्टेंस, पिछले 72 घंटों में 72 घटनाएं हुई हैं रेजिस्टेंस की। 72 इंसिडेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन द लास्ट 72 आवर्स। हर घंटे एक, जिसमें गोली चल रही है, पत्थर चल रहे हैं, गुलेल चल रही है, चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, वेस्ट बैंक का मैं आपको जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये जो यूनुस इश्तिया की कहानी। अब यूनुस इश्तिया ने देखिए कल नाब्लस में गोली चलाई जिसमें एक इजरायली सोल्जर घायल हो गया बुरी तरह से। अभी वो सीरियस कंडीशन में है और 3 और घायल हुए जो आउट ऑफ डेंजर हैं। अब उसको यमाम, एक गांव है वेस्ट बैंक में, वहां पर इजरायली फोर्सेस ने इश्तिया को घेरा और इश्तिया के साथ वो मुठभेड़ चली। यमाम गांव में मुठभेड़ चली, इश्तिया शहीद हो गया। उसके साथ 3 फिलिस्तीनी पुलिस वाले और थे जिनको इजराइल ने ट्रेन किया था, उनको अरेस्ट किया गया। अब इसको लेके देखिए यही बात हो रही है, यही बात है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, वेस्ट बैंक इज अ पाउडर केक। वेस्ट बैंक में विस्फोट बिल्कुल तय है और आप लोग कहीं ना कहीं उदासीन है, इसको देख नहीं रहे हैं ठीक से। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि बिहार चुनाव के बाद और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया, कुछ ओवैसी में चला गया, तो वो जो मुस्लिम वोट है जो ओवैसी में चला गया वो अब गाजा के बारे में बहुत नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वैसे भी वो हमास के साथ नहीं था और सुन्नी होते हुए भी नहीं था और वो कंजर्वेटिव टाइप का है। अरे भाई, ये सब चीजों से हमको मतलब नहीं। अगर ऐसा है तो इसको आप सुधारिए, वरना हम एक अगला वीडियो बनाएंगे और सबको एक्सपोज करेंगे और उस लीडर को भी एक्सपोज करेंगे। वरना आप इसको, इस चैनल को, ये गाजा फिलिस्तीन पे केंद्रित है, भारतीय राजनीति पे भी बोलता है। ओवैसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर वो इस तरीके के मामलों में उसके या उसके सपोर्टर्स बीच में आए तो फिर अलग बात होगी। अच्छा, अब हम देखिए सीधे हम इस पे आते हैं कि वेस्ट बैंक में देखिए तूकू बेथलेहम, यहां पर संघर्ष हुआ। कबतिया जेनिन, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल सेंटर्स है रेजिस्टेंस के, यहां पर संघर्ष हुआ। उसके बाद सेबेस्टिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ नाब्लस, ये नया एरिया है, यहां पर मोलोटोव कॉकटेल से युवाओं ने इजरायली सेना का सामना किया। उसके बाद जबेर अल समय, वादी अल हुसैन जो हिब्रोन में है, इन 3 जगहों पे साइमल्टेनियसली लड़ाई हुई। फिर आप देखिए रमल्ला के अंदर घुस के इजरायली सोल्जर्स ने कोहराम मचाने की कोशिश की, नहीं कर पाए। सिलवान, वादी हिलवा सिलवान,
जेरूसलम में जहां 2 बच्चों को कल इजरायली सोल्जर्स ने मारा था, और जिसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया। पता नहीं आप लोग वीडियो भी नहीं देखते। अच्छा, मैं भूल जाऊं इसके पहले गुजारिश कर दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट नहीं हो रहे हैं, मेरे व्यूज तो कम किए जा रहे हैं, और उसकी वजह अगर बिहार है और ये सब है तो भाई ऐसा है कि ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा आप जानते हैं। और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कम से कम आप दूर तक ले जाइए ना, कि जानबूझ के मेरे व्यूज कम करने की कोशिश किए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ट्यूबस में भी संघर्ष हुआ। फिर शकबा जो रमल्ला डिस्ट्रिक्ट में, आप एक एक नाम देखिए। हम इतने डिटेलिंग में जाते हैं, कोई इतने डिटेलिंग में नहीं जाता, किसी को पड़ी नहीं है। अभी बिहार के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, एक एक कंस्टिट्यूंसी में जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए फिर यबाद जो जेनिन में है, यहां भी। अच्छा, अब यहां ये देखिए, आज 2 जगह शेलिंग की, गाजा की बात करें तो 2 जगह इजराइल ने शेलिंग की, खान यूनिस में, और एक जो इंटरसेक्शन है अब्बासी इंटरसेक्शन, वहां पर बमबारी की, जिसमें 5 गाजा के सिविलियन शहीद हुए। और आपको बताएं कि 11 अक्टूबर से अभी तक, आज यानी 22 नवंबर 2025, 11 अक्टूबर से अभी तक इजरायली फोर्सेस 67 पैलेस्टीनियन बच्चों को मार चुकी। टोटल जो उन्होंने कत्लेआम किया है 290 है करीब, सीजफायर के बाद, सीजफायर वायलेशन में, और 67 बच्चे हैं उसमें, यानी 2 बच्चा प्रतिदिन 11 अक्टूबर को। देखिए ये बहुत ही हृदयवर्धक। हम एक एक सफरिंग बताते हैं आपको। वहां अभी भी ठंड है, पानी बरस रहा है, लोगों के सर पे छत नहीं है, वहां पर पानी की सप्लाई कमजोर है, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है। वहां पर खाने की समस्या तो उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी मेल नरिशमेंट तो है ही, पूरा खाना नहीं पहुंच रहा, एड नहीं पहुंच रही, सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां पर खान यूनिस में हमास के फाइटर्स लगे, वहां पर हैं, और इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है उनको खत्म करने की। बार बार इजराइल कोशिश करता है, उधर से फायरिंग होती है, इजराइल पटाख से पीछे हटता है। और ये देखिए, ये एक सोच समझ के पूरी एक रणनीति है, जिसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जिसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद अभी देखिए, उसके बाद आप यमन ने आज वार्निंग दे दी। अब यमन ने वार्निंग क्या दी? यमन ने कहा है कि अगर ऐसे ही इजरायली सेना वायलेट करती रही सीजफायर तो हम चुप नहीं रहेंगे। और ये बहुत दिनों बाद यमन ने किया है कि पूरा एक वीडियो जारी कर दिया, बहुत लंबा वीडियो है, कुछ सेकंड्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो यमन का आपने ये देखा। अच्छा, अब आप देखिए लेबनान में क्या हो रहा है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के बारे में ये खबर आई है आज कि इजराइल तो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने रोका कि अरे फंस जाओगे वहां पर वो ट्रैप है, वो जो चुप है अभी, तुम स्ट्राइक कर रहे हो, आज भी स्ट्राइक की इजराइल ने, एक लेबनीज सिविलियन शहीद हुआ। तुम जो स्ट्राइक कर रहे हो वहां, उस स्ट्राइक में अगर ये चुप है तो ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप में तुम फंस जाओगे। ये इजराइल को बताया, तब इजराइल रुका। भाई इजराइल तो देखिए, कोई यही यह्या सिनवार ने जो पकड़ लिया था इजरायली दिमाग, कि ये लोग जो हैं अपने दिमाग के नहीं होते, ये अहंकार से भरे होते हैं। इनको जरा सी चोट पहुंचाओ, ये तुरंत सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया नष्ट कर देंगे, और उसी चक्कर में मारे जाते हैं। ये देखिए, जो यह्या सिनवार का जो यूनिक कंट्रीब्यूशन है वो ये है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो सीरिया। अब सीरिया में क्या हुआ कि इजरायली आर्म्ड पेट्रोल, पूरा एक मतलब उनकी एक छोटी फोर्स, वो ईस्टर्न तेल हमार जो सदर्न कुनेत्रा में है वहां पर एडवांस की। लेकिन फिर वही हुआ कि उसको पीछे हटना पड़ा कुनेत्रा में। अब सोचिए, नेतन्याहू चला गया वहां, इजराइल कार्ड्स चले गए, नेतन्याहू बाकायदा हेलमेट लगा के वहां पहुंचा, लेकिन क्या हुआ उससे क्या सीरिया में इजराइल को जमीन मिल गई क्या उससे? अरे भाई नहीं हो सकता। अभी देखिए सच्चाई क्या ट्रंप की,
अभी मैं आपको 3 वीडियो दिखाता हूं। जोहर ममदानी की मीटिंग हुई ट्रंप के ऑफिस में, व्हाइट हाउस में, और आपको आश्चर्य होगा, जोहर ममदानी जिसको एक विलन के रूप में पेश किया जा रहा है इस समय अमेरिका में, पूरा राइट विंग मीडिया लगा है, अमेरिका और इंडिया का भी, ट्रंप ने उसके फेवर में बात कही। आप सुनिए। We had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down, all things that I agree with. Now, we may disagree how we get there, the rent coming down. I think one of the things I really gleaned. ये तब जब ट्रंप के मुंह पे ममदानी ने कहा कि उसकी कुछ नीतियां फैसिस्ट हैं, और उसके बाद ममदानी को सुनिए, वो ट्रंप के सामने कह रहा है कि जो इजराइल को पैसा जाता है उसके बजाय न्यूयॉर्क में जो मिडिल क्लास है, जो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, उन पे खर्च करो। Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about. That's okay. You can just say yes. Okay. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. And Mr. President, I wanted to ask you. I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. इससे सीधा सीधा मैसेज है कि ट्रंप एक अपने रास्ते पे चल रहा है, और वो इस समय खास तौर पे गाजा के मसले पे वो कोई झगड़ा नहीं चाहता है। रशिया के मसले पे भी वही स्थिति है। जो 28 पॉइंट ट्रंप पीस प्लान है, उसको वो जेलेंस्की के मतलब गले के नीचे ठूस रहा है ट्रंप कि चुपचाप एक्सेप्ट करो। और अब बताएंगे आपको आगे कि कुछ रशिया की वीडियोस भी हमारे पास है, और कि रशिया किस तरीके से एक उसने एडवांस मतलब कल मैंने बताया था कि कम से कम फेरहिस्त थी, इतनी सारी जगह जो कैप्चर की हैं रशिया में, या पूरी तरह या पार्शियली, आज भी दूसरी फेरहिस्त है। तो मैं उस पे आऊं उसके पहले आप देखिए, ये एक कमाल का वीडियो है जिसमें रशियन की एक फैगट एटीजीएम है, वो कैसे प्रहार करती है। अब इस पूरी परिस्थिति में आप बताइए। अच्छा, बात है ईरान पे। ईरान ने देखिए एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, देखिए इसको आप एकेडमिक तरह से मत लीजिए, ये कोई वो बात बुकिश बात नहीं है, ये बिल्कुल एक उतनी ही जंग का हिस्सा है जिस तरह से जंग होती है खुलेआम, और जैसे ईरान लड़ा है और ईरान ने जो जवाब दिया है। तो ईरान देखिए, अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वाले मुद्दे पे अगर वो आगे बढ़ गया है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। और उसने फिर से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे कहा है कि तुम रशिया से अपना समस्या सॉल्व करो। इतने दिनों से धमकी दे रहे हो रशिया को कि हम हमला करेंगे, हमला करेंगे, हमला करने की हिम्मत नहीं रशिया पे हो रही, और ये सच्चाई है। इसको लेके और भी बहुत सारे ऐसे सीधे सीधे इस तरह की तकरार हुई है। उसके बाद 28 पॉइंट जो ट्रंप का पीस प्लान है यूक्रेन में, उसमें ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की विल हैव टू एक्सेप्ट द प्लान, उसको करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये पूरा नया तेवर है कि उसको करना पड़ेगा, कोई दुनिया की ताकत ये बचा नहीं सकती, उसको करना पड़ेगा। और उसने डेट भी दे दी है, 27 नवंबर तक ये काम हो जाना चाहिए। ये सारी बातें कहती है। एक बात आपको और बताएं, एप्स्टीन फाइल्स में भारत में हरदीप पुरी जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आया है, नरेंद्र मोदी का नाम भी आया है, लेकिन वो इसको लेके है कि एप्स्टीन कुछ मीटिंग्स करा रहा था नरेंद्र मोदी, और जो ट्रंप के फर्स्ट टर्म में व्हाइट हाउस ऑफिशियल कुछ दिन के लिए थे स्टीव बैनन। 2017 में स्टीव बैनन ने रिजाइन कर दिया, लेकिन 2019 तक वो सक्रिय थे। और चुनाव जो 2019 थे उसके जस्ट पहले कजाकिस्तान में कोई मीटिंग थी जहां मोदी भी थे और स्टीव बैनन भी थे, तो एप्स्टीन के कुछ मेल्स हैं उनको मिलाने के लिए। अच्छा, इससे देखिए कोई ऐसी बात नहीं साबित होती कि जो प्रधानमंत्री किसी ऐसे कार में लिप्त हों, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि इजराइल के साथ जो संबंध है देखिए वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और इजराइल के साथ एक तरह से बीजेपी का ये कहना है कि हम तो खुले तौर पे उनके साथ रहें, और जो कई नरेंद्र मोदी वहां गए, नेतन्याहू यहां आए,
लेकिन एप्स्टीन भी उसमें इन्वॉल्व था मीटिंग करने में। हालांकि कोई डायरेक्ट मेल नरेंद्र मोदी का सीधे एप्स्टीन को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एप्स्टीन को या एप्स्टीन को, उनको वो नहीं है। इसमें देखिए कोई सेंसेशनलाइज करने की इसको जरूरत नहीं। लेकिन ये बात सही है कि इजराइल के साथ जो ये रिश्ते हैं वो जरूर एक्सपोज हुए। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर से आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।